तो अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सभी दर्शकों का बोनस के सुबह सुबह ताजा घटनाओं को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में हुए हैं, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद उनका असर आज बाजारों पर और इस सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। बाजार की शुरुआत आज कुछ औसत रह सकती है अगर आप पिछले 2 दिनों की ग्लोबल घटनाओं को देखें और भारतीय अर्थव्यवस्था में और कंपनियों के नतीजों को देखें। बीते सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच दुनिया के देशों ने अब द्विपक्षीय व्यापार संधियों पर भी काम शुरू कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो शुरू करते हैं खबरों का सफर। ट्रंप ने मैक्सिको और ईयू से आने वाले सभी सामानों पे 30% टैरिफ लगा दिया है और यह भी चेतावनी दी है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो दरें बढ़ाई जाएंगी। ईयू और अमेरिका के बीच टकराव और संधि के बीच स्थितियां कहीं फंसी हुई हैं। ईयू ने अमेरिका के उत्पादों पर जवाबी टैरिफ की को अगस्त की शुरुआत तक टाल दिया है। 1 अगस्त तक ईयू व्यापार समझौता चाहता है। ईयू की प्रमुख वांडर लेन ने भी कहा कि हम उचित और संतुलित प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन प्राथमिकता बातचीत की है। ईयू की दुविधा यह है कि ईयू के सांसद टैरिफ पर तत्काल जवाबी कदम की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईयू को ट्रंप के इन टैरिफ पर रिटेलिटरी या जवाबी टैरिफ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इन टैरिफ से पूरे ईयू में लाखों नौकरियों पर संकट आ सकता है। तो ईयू की राजनीतिक दुविधा बढ़ रही है और अगर अगर अगले 1 हफ्ते के भीतर ईयू और अमेरिका के बीच कोई संधि होती नहीं दिखाई दी तो फिर टकराव बनता दिखाई देगा। इधर रूस और पर सैंक्शंस का खतरा अब बढ़ने लगा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन में कई लोगों की मौतें हुई हैं और इसके बाद रूस पर प्रतिबंधों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नए प्रतिबंधों का संकेत दिया है। विधेयक तैयार है जिस पर दोनों दल, अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, सहमत हैं और इस पर रूस से कारोबार करने वाले देशों पर, चीन और भारत पर इसका बड़ा असर होगा। खासतौर पर भारत पर होगा, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल का आयात करता है और इसमें 500% तक टैरिफ लगाए जाने का प्रस्ताव है। इधर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने उत्तर कोरिया में किम जोंग उन से मुलाकात की है और सैन्य सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए। मध्य पूर्व की घटनाक्रम में कई मोड़ हैं। दोहा में गाजा पर संघर्ष विराम वार्ताएं लगभग असफल होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। इजरायली सेना कब गाजा से वापस निकलेगी, इस पर मामला अटका हुआ है और जो प्रस्ताव या जो कार्यक्रम इजरायली सेना की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, उसे हमास ने नकार दिया है। गाजा में इजरायली मिसाइल हमले में बच्चों की मौत हुई है। आईडीएफ ने इसे कहा है कि तकनीकी तौर पर मिसाइल मिसफायर हुई थी। हालांकि इस घटना की समीक्षा की जा रही है। दुनिया के कुछ प्रमुख घटनाक्रम जो पिछले सप्ताह हुए, उसमें महत्वपूर्ण बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे टैरिफ अभियान को एक मजबूती मिल रही है। अमेरिका में कस्टम ड्यूटी का संग्रह 9 महीनों में रिकॉर्ड $113 बिलियन पर पहुंच गया है और अब टैरिफ अमेरिका में फेडरल रेवेन्यू का चौथा सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू समझना जरूरी है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को 1900 की शुरुआत के बाद से सबसे ऊंची टैरिफ दरों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए अमेरिका में इसका असर आने वाले समय में महंगाई पर दिखाई देगा। चीन और आसियान के बीच व्यापार संधि को मजबूत किया जा रहा है। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि 3-4 अलग अलग पैरेलल व्यापार संधियां शुरू हुई हैं और दुनिया के देश क्षेत्रीय समझौतों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था, मल्टीलेटरल सिस्टम पूरी तरह हिल गया है, बिखर गया है। चीन और आसियान के बीच व्यापार संधि को और मजबूत किया जाएगा। इसका नया संस्करण अक्टूबर में जारी होगा। चीन और आसियान मिलकर एशिया का एक बड़ा ओपन ट्रेड मार्केट बनाते हैं और इसे इसलिए मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया के देशों के साथ व्यापार समझौतों में 40% का ट्रांसशिपमेंट टैक्स लगाया है, जो कि वियतनाम के साथ हुआ है। इस रोशनी में अक्टूबर में संधि का बिल्कुल नया प्रारूप लाने की तैयारी की जा रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस बात की घोषणा की है। ईयू और इंडोनेशिया भी एक व्यापक आर्थिक संधि पर बात काम करने जा रहे हैं। ये घोषणा ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने की है। ईयू के साथ भी इंडोनेशिया की एक संधि कई मामलों में एशिया के लिए महत्वपूर्ण होगी। यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने फार्मा व्यापार पर बाधाएं हटाने के लिए वियतनाम से संधि पर सहमति जताई है। ध्यान रहे कि फार्मास्यूटिकल टैरिफ ट्रंप का अगला निशाना होने वाले हैं, जहां वो नए टैरिफ दरों की घोषणा कर सकते हैं। आंकड़ों में अगर देखें तो दूसरी तिमाही में सिंगापुर के आर्थिक अनुमान आए, जो कि शुरुआती अनुमानों से बेहतर रहे। कमोडिटी बाजार की तरफ चलें तो आज क्रूड में कुछ हमें सक्रियता दिखती है और मजबूती दिखती है। दरअसल रूस पर नए प्रतिबंधों के कारण क्रूड की कीमतों में कुछ मजबूती आती दिख रही है। बाजार यह मान रहा है कि रूस की तरफ से आने वाली आपूर्ति पर असर पड़ेगा। आज सुबह ब्रेंट फ्यूचर्स करीब $70 पर ट्रेड कर रहा था और WTI $68 पर था। नेचुरल गैस की कीमतों में भी करीब करीब सुबह सुबह आज 3% की तेजी दिखाई दे रही है।
सोना, चांदी और तांबा तीनों में मजबूती है। तांबे में खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद ग्लोबल कॉपर मार्केट में खासी उथल पुथल मची हुई है। करेंसी मार्केट को देखें तो डॉलर इंडेक्स टैरिफ के कारण थोड़ा मजबूत दिख रहा है, हालांकि 97-98 के आसपास है। अमेरिकी टैरिफ की घोषणा कर यूरोप दबाव में है, क्योंकि पिछले सप्ताह के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ की घोषणा की थी। येन में भी हमें कमजोरी दिख रही है, उस पर भी जापान पर टैरिफ और अर्थव्यवस्था का असर है। क्रिप्टो में बड़ी घटनाक्रम हुए। पिछले 24-48 घंटों में बिटकॉइन ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली। आज सुबह करीब $1,19,000 के आसपास का रेट था। हालांकि थोड़ा ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली हमें क्रिप्टो में दिखाई दी। अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर जो नई नीतियां बन रही हैं, उसके बाद क्रिप्टो में संस्थागत निवेश को तेजी से बढ़ावा मिला है, और यही वजह है कि क्रिप्टो, बिटकॉइन और इथेरियम और अन्य मुद्राएं अब नई ऊंचाई छू रही हैं। चीन जो अभी तक हाशिए पर बैठा हुआ था, दबाव में था, और ये इस कोशिश में था कि क्रिप्टो के में प्रवेश को टाला जाए, उसने युआन समर्थित स्टेबल कॉइन का पायलट लॉन्च किया है। 2-3 दिन पहले ही प्रमुख कंपनियां जो चीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड करती हैं, उन्होंने चीन की सरकार से मांग की थी कि वॉन के बेस पर एक स्टेबल कॉइन का पायलट लॉन्च किया जाए, क्योंकि डॉलर स्टेबल कॉइन के बाजार में अब बुनियादी रूप से सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत करेंसी के तौर पर सामने उभर रहा है, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में इसे दिक्कत आएगी। तो संकेत है कि चीन का युआन समर्थित स्टेबल क्वाइन सक्रिय हो जाएगा। इधर भारत में दो संकेत क्रिप्टो की साइड तरफ से आए। एक है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संसदीय समिति से यह बात कही कि आरबीआई क्रिप्टो के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। हालांकि आरबीआई ने अपनी तरफ से किसी नीतिगत बदलाव की, चर्चा पत्र की, प्रस्ताव की बात नहीं कही, लेकिन दूसरी तरफ समानांतर रूप से ये चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार क्रिप्टो पर एक नीति पत्र या चर्चा पत्र तैयार कर रही है, जिसे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। कॉर्पोरेट अपडेट में मस्क की जो नई एआई कंपनी है XAI, उसमें मस्क की स्पेस एक्स ने $2 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। इससे एआई बाजार में खासी हलचल है, क्योंकि एआई बाजार में एलन मस्क एक बड़े प्रतिस्पर्धी के तौर पर उभर रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी करीबी के पिछले अतीत से पहले तक ओपन एआई के साथ उनका सीधा खुला टकराव हुआ था, और उन्होंने ओपन एआई के कार्यक्रम को और को चुनौती दी थी। तो मस्क अगर अपने नए एआई वेंचर में $2 बिलियन डाल रहे हैं, तो इससे एआई बाजार में खासी हलचल दिखाई दे रही है। भारत के केंद्रीय घटनाक्रम में 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिनका असर आज हमें देखना होगा। एयर इंडिया के हादसे में एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विच में खराबी सामने आई है, और जो रिकॉर्ड जांच रिपोर्ट में और ब्लैक बॉक्स में आए, उसमें माना गया है कि दोनों पायलट्स ने एक दूसरे को कहा था कि फ्यूल स्विच बंद है। डीजीसी ने पूरे देश में विमानों के ऑडिट के आदेश दिए हैं। तमाम चर्चाएं और बहस है। इधर चूंकि बोइंग इसमें इन्वॉल्व थी, तो बोइंग की तरफ से सफाई दी गई है कि फुल स्विच में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जांच बोइंग तक पहुंचेगी, क्योंकि बोइंग का इस मामले में, विमानों की तकनीक के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब है और पूरी दुनिया में सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन डीजीसीए ने पूरे देश में जहाजों के ऑडिट के आदेश दिए हैं, खासतौर से फुल स्विच की समस्या को लेकर। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने व्यावसायिक संपत्तियों पर ड्यूटी घटाई है, शुल्क घटाई है, क्योंकि रियल एस्टेट की मांग को बढ़ावा देने की कोशिश दिल्ली में की जा रही। दिल्ली के आसपास के बाजारों में रियल एस्टेट की मांग अच्छी है। एफ&ओ वॉल्यूम में तेज गिरावट आई है, जेल स्ट्रीट पर के घोटाले के बाद, उस पर प्रतिबंध के बाद, और ब्रोकर्स ने जोखिम प्रबंधन के नए नियमों को लेकर चिंता जताई। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आज सुबह सुबह आई। इसका खबर ये अभी डेवलप होती हुई खबर है, जो हम इसको आपके सामने बैठे हुए हैं, दिन भर में इसका असर पता चलेगा। जेल स्ट्रीट को फिर कारोबार की इजाजत मिल सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी ने करीब 4,000 करोड़ का जुर्माना, 4,800 करोड़ के आसपास का जुर्माना जमा कर दिया है। कारोबार की इजाजत से भी देगी कि नहीं देगी, लेकिन बाजार में इस बात की चर्चा है कि इस जुर्माने को जमा करने के बाद जेल स्ट्रीट को वापस मुख्यधारा में लाने की कोशिश हो सकती है। बाजारों में इस खबर पर प्रतिक्रिया भी होगी और सक्रियता भी हमें दिखाई देगी। दिन भर हमारी नजर इस खबर पर रहेगी, और बोनस पर हम इसका अपडेट आपके पास लेकर आएंगे। पर ये सुबह सुबह की सूचना थी जो पता चली। भारत की 3 उर्वरक कंपनियों ने, आईपीएल ने, क्रबकोन और कोरोमंडल ने, सऊदी अरब की फर्टिलाइजर जायंट दिग्गज मादेन के साथ एक बड़ा डीपीए सप्लाई समझौता किया है, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी सप्लाई समझौता किया है डाई अमोनियम फास्फेट के लिए। इसके लिए 5 साल तक 31 लाख टन उर्वरक का इंपोर्ट हर साल होगा। अगले 24 घंटे की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिन पर हम करीब से निगाह रखेंगे, उसमें अमेरिका, ईयू और मैक्सिको के बीच जो टैरिफ को लेकर टकराव है, इसमें आज नए घटनाक्रम दिखाई देंगे। संधि न होने पर ईयू की तरफ से टैरिफ लगाने की घोषणा हो सकती है। ईयू की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, मैक्सिको की प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच वार्ताएं बिल्कुल ठंडी हैं।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भारत पर टैरिफ की चिट्ठी जारी नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह हमें वहां से कोई अपडेट मिलने के संकेत मिलेंगे। इस तरह बार बार कहा जा रहा है कि भारत को डील में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए भारत और अमेरिका की डील एक दुविधा में फंसी हुई है। डॉलर, रुपया, ब्रेंट क्रूड और कॉपर की कीमतों पर आज नजर रखनी होगी, क्योंकि रुपया डॉलर में मजबूती के बाद रुपए की कीमत में कुछ गिरावट की उम्मीद है। क्रूड थोड़ा उतार चढ़ाव में रहेगा। कॉपर की मांग को देखते हुए और कॉपर पर टैरिफ को देखते हुए इसकी कीमतों में थोड़ी थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। दूसरा, अंततः जेन स्ट्रीट के जुर्माना भरने और दोबारा कारोबार में उतरने की संभावनाओं पर बाजार में हलचल दिख सकती है। और इसके अलावा रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, कई महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं। हर्ष आपको विस्तार से उनके बारे में बताएंगे और बाजार में और कौन से ट्रिगर मौजूद हैं इनके बारे में जानने के लिए हम वापस चलते हैं हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों को साझा करने के लिए।